हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल CGT साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम UPSSC वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हमारा ये 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक छोटा सा पैसेज है, इस पर एक प्रश्न आधारित है। आइए इसे पढ़ देते हैं। कह रहे कि भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इन प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार की धरोहर संचरित होती है। यह संस्कृत का अहम से हिस्सा है। संस्कृत की तरह ही भाषा इंसान के पैदा न होने से पहले ही उभयनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है। रूस में पैदा होने वाला रूसी के इसी तरह भाषा अलग अलग समाजों में प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने से भाषा संस्कृति का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत कराती है। भाषा के बिना संस्कृत को संचरित करने में परेशानी होगी। संस्कृत के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। तो ये छोटा सा पैसेज था। तो इस पे एक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, करिए। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, कह कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यहाँ उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? करीब भाषा, संस्कृति, प्रतीक या मानव। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें भाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो शीर्षक हो जाएगा वो भाषा हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, एक पैसेज है, यहाँ से आपको पढ़ना है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक गद्यांश दिया है। इसी गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न का जवाब इसी में से देना है। तो इसके बाद क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे आ जाएं। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं पैसेज को, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं। पहले करें, देखिए पैसेज बहुत अच्छा है। कह रहे कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन, देखिए, कह रहे धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय पर सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। आइए आगे देखते हैं। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका पैसेज है। देखिए, इसी में से आपको प्रश्न को जवाब देना है। तो एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आंसर। इसके आसान प्रश्न भी है। चलिए देखिए, करें निम्न में कौन सा विकल्प सजगता का, देखिए सजगता उसमें आया था शब्द, तो इसी के आपसे पूछ रहा है का पर्यायवाची नहीं वाला आपसे पूछा है। करें कि प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका सजगता का पर्यायवाची इसमें कह रहा है नहीं वाला पूछा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये सतर्कता है, होशियारी है और चौकन्नापन जो है ये सजगता का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? समय का सदुपयोग क्या अर्थ करें कि उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना, उसका अनादर करना या उसे व्यर्थ करना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर उसे बी नंबर सही हो जाएगा, उसे व्यर्थ ना करना। तो समय का सदुपयोग का अर्थ है उसे व्यर्थ ना करना। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 5 तक इसी पैसेज का प्रश्न का जवाब है भाई। देखिए, करें कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? करें समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, उल्टा कह रहे हैं। बहुत मेहनत से मिलता है, करें धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। तो यही तो मिला था ऑप्शन में। ठीक, तो आप पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। करें छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? करें कि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी कभी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो इसकी महत्ता समझते हैं वह जो है सफल होते हैं। तो आपका ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहे कि औपचारिक पत्र में इसमें से कौन सा विकल्प
विकल्प नहीं होगा। देखिए औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक, देखिए पत्र दो प्रकार के हैं आपके, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखिए औपचारिक पत्र क्या होते हैं? तो औपचारिक वे पत्र होते हैं जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं। ठीक, किससे? ये व्यवसायिक पत्र होते हैं। व्यवसायिक पत्र कौन होते हैं? तो ये आपके औपचारिक पत्र होते हैं। तो वे पत्र जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं वे कैसे कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक, इसमें औपचारिक पत्र में जैसे शब्दों का यूज, जैसे श्रीमान, श्रीमती, निवेदन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं यूज होगा? नहीं होगा तो कौन हो जाएगा? देखिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा, अभिवादन नहीं होगा। देखिए विषय डाला जाएगा, पता डाला जाएगा, दिनांक डाला जाएगा, लेकिन इसमें औपचारिक में पत्र में अभिवादन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो औपचारिक हो गया पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिससे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। जैसे अपने मित्रों को, माता पिता या अन्य सगे संबंधियों को लिखा जाता है, तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहने कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? कहने कि चिरंजीव, हितैषी, पूजनी, परम पूजनी। देखिए पूजनी तो पिता के लिख रहे हैं तो बड़े मतलब के लिए होता है। ठीक, हितैषी यहाँ नहीं यूज करेंगे, परम पूज्य नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिरंजीव। फिर छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन के लिए चिरंजीव शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। कहने की कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? देखिए व्यापारिक पत्र कह रहे हैं कि देखिए व्यापारिक पत्र ये व्यवसाय संबंधी होता है तो नहीं आ जाएगा। आवेदन पत्र तो कौन सा हो जाएगा भी? 8 का, तो सही, ये सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, आवेदन पत्र। देखिए निमंत्रण पत्र में जैसे आप दावत दे रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। व्यवसायिक पत्र, तो यहाँ पे व्यवसाय के लिए तो कोई दिख नहीं रहा हो, तो दंड माफी के लिए आप प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ बी ही सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वह, देखिए एक पत्र है उसके संक्षेपण के लिए क्या क्या सही उसमें जरूरत होती है। सही कह रहे हैं कि सीधी हो, सरल हो, सहज हो, व्याकरण हो, सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। फिर कह रहे हैं कि सीधी, सरल, सहज, व्याकरण हो। देखिए यहाँ असम्मत कह दिए तो ये गलत हो गया, यहाँ तक तो सही चले लेकिन गलत हो गया। कह रहे सीधी, सरल, असहज हो, तो यह भी गलत हो गया। कह रहे कि सीधी, कठिन, सहज, व्याकरण, सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेप प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए यहाँ कठिन कर दिया, कभी भी संक्षेपण कठिन नहीं होता है, तो उसे आप सरल शब्दों में, स्पष्ट भाषा में और शुद्ध व्याकरण में ही संक्षेपण होता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधी, सरल, सहज, व्याकरण, सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखते हैं कहने कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या बताना। आसान क्वेश्चन है, भी बताइए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो बी नंबर सही हो जाएगा, 33। ठीक, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो देखिए 4 जो है आपके हर्ष स्वर आते हैं, 7 जो है दीर्घ स्वर आते हैं। ठीक, तो ये आपका स्वर जो है 11 होते हैं और कुल व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और अंतास्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतास्थ व्यंजन 4 होते हैं। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो 4 ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको याद रखिएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? करें कि संभव, संभावना, संभालना या संभावित, तो कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, संभालना जो है या अनुनासिकता वाला शब्द है। अगला देखिए, कह रहे कि स्वर किसका भेद है? स्वर बताइए किसका भेद है? कह रहे कि संधि का है, समास का है, वर्ण का या लिंग का है। तो स्वर किसका भाई? ये वर्ण का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वर्ण क्या होता है? शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, का, खा, गा, गा, ये आपके जो 52 जो है वर्ण है, ये सब क्या जाएंगे? वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार आपका स्वर क्या एक प्रकार किसका भेद है? वर्ण का भेद है। आइए अगला देखते हैं। अगला है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा कहने की? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, सामग्री का सम्राट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? कहने ज्ञानवत होगा, ज्ञानवान होगा, ज्ञान युक्त होगा या ज्ञाने होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ज्ञानवती का पुल्लिंग जो होगा वो ज्ञानवान होगा।
आइए अगला चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे कि निम्न कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए। कह रहे कि बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। देखिए अच्छा और अच्छी अंत में लगाइए। अच्छी आए तो वो स्त्रीलिंग होगा, अच्छा सही बैठे तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग। देखिए बनावट, कह रहे बनावट अच्छा है, अच्छी बनावट अच्छी होती है तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, छाता अच्छा होता है, सूर्य अच्छा होता है, अमरूद अच्छा होता है। ठीक, तो ये सब आपके पुल्लिंग हो जाएंगे और ए नंबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? कह रहे कि भवानी, भगवान, भगवती या भाव। तो कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का? तो भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? कह रहे कि तपोगुण, रामायण, अतएव या सज्जन। तो देखिए इसमें आपको स्वर संधि वाला शब्द ढूंढना है। देखिए तपोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमा प्लस गुण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। देखिए और देखिए अतएव, अतः प्लस एव, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो गई। सज्जन में देखिए सत प्लस जन। ठीक, तो कौन है? सज्जन। तो इसमें कौन आ गई? व्यंजन संधि आ गई। सज्जन में व्यंजन संधि। और एक ही बचा आपका, तो बी नंबर से हो जाएगा। रामायण, रामायण में आपका कैसा शब्द है ये? इसमें स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। देखिए राम प्लस आयन, आयन। ठीक, राम प्लस आयन में आपका कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का सही संधि विच्छेद। कह रहे कि नौ प्लस विक, ना प्लस विक, या नौ प्लस इक, या ना प्लस आविक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। 9 प्लस 1 जो है नाविक में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि, अयादि स्वर संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। अगला है संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि में आपको क्या बताना है? इसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? कहीं पुष्प प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि, या पुष्प प्लस आंजलि, या पुष्प प्लस जली। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प प्लस अंजलि जो है पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सी है आपकी? व्यंजन संधि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है, करें कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? करें प्रत्याघात, प्रत्याघात, या प्रतियाघात, या प्रति आघात। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए प्रति प्लस आघात का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रत्याघात जो है प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? चलिए बताइए चरण कमल में करें कि कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर चला जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण। क्या भाई? कमल के समान चरण। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास किसमें करें? तो यथा संभव। देखिए यथा प्लस संभव, तो आप देख रहे हैं उपसर्ग लग रहा था, ये आप जानते हैं अव्ययी भाव समास हो गया, नहीं हो गया। देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे के आया, कारक चिन्ह आ रहा, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें द्वंद्व समास हमको छांटना है। करें कि पीताम्बर, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी का, तो यहाँ देखिए ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। तो एक ही बच्चा, तो ये नंबर सी हो जाएगा। देश विदेश, तो देश और विदेश, देखिए देश और विदेश, तो कौन सा समास? तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और है। ठीक, तो ये नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, यथासंभव में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहें कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें आपको दुर्व्यवहार में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। कौन सा हो जाएगा इसमें?
यानी कि दू, बी या औ या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो उपयुक्त इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए दू, इसे ऐसे भी आधार से भी बनाते हैं, दू प्लस बी प्लस औ प्लस हार, हार, ठीक है, दुर्व्यवहार, तो सही हो जाएगा। तो आप इसमें आपके तीनों जो हैं उपसर्ग प्रयोग हुए हैं, ठीक है। हार जो है आपका मूल शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहने निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है पूछ रहा है, किसमें उपसर्ग है? 24 का बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? कहने दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, पराजय। देखिए परा प्लस जय मूल शब्द हो गया, परा उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यानी कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, गौरव जो है शब्द किस तद्धित प्रत्यय से बना है? देखिए गौरव का गुरु प्लस आ, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, आ तद्धित प्रत्यय से बना है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अर्थात सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा आदि में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे होता है एग्जाम्पल में, जैसे धनवान, धनवान, धनवान में पूछे कौन सा प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय है। बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपका तद्धित, जैसे बहनोई, बहनोई, तो इनमें क्या है? तो यहाँ पे जो है आपके तद्धित प्रत्यय इनमें प्रयोग हुआ है। तो ऐसे प्रत्यय जिनमें क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में जैसे सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा आदि के अंत में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भी तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो कृत प्रत्यय क्या उन्हें कहते हैं? जिनमें क्रिया के अंत में प्रत्यय जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि अनी, ई या रम या अड़ी, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अनी प्रत्यय है। तो रमणी में आपका अनी प्रत्यय है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए क्षीर का खीर सही है, दूध का दुग्ध सही है, घृत का घी सही है। अब देखिए यहाँ पे आपका बी ए नंबर में आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहने की ऑप्शन नंबर आपका देखिए दही, हिम्मत दही लिखा है, तो ये भी ऐसे गलत लिखा भी है, दही का दधी होता है, दधी होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव आपको यहाँ पर बताना है, कहने की हंसी, वचन, विधवा या सौर्य, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। हंसी शब्द में आपका तद्भव शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा, ठीक है। तो हंसी का तत्सम क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपका यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला है, कहने निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? जो शब्द विदेश से आए हुए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। बताइए कौन है? कहने खाली, फंदा, चाउर, तो कौन सा हो जाएगा? कहने रिक्शा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? भी डी नंबर सही हो जाएगा। रिक्शा जो है आपका या जो है विदेशज शब्द है, या जो है जापानी भाषा से है, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक। तो इस प्रकार डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आया नहीं था, इंपॉर्टेंस है। कहने की व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर आपको यहाँ बताना है, ठीक है। वो आप जानते हैं संज्ञा 5 होती है, लेकिन यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के? 3, 4, 5 या 6, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? 3 प्रकार की। पहली है आपकी रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, तीसरा है योग ऋण संज्ञा, योग ऋण संज्ञा, ठीक है, योग ऋण संज्ञा, ठीक। इस प्रकार आपकी कितनी है? 3, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग ऋण संज्ञा। चलिए देखते हैं कि योग ऋण संज्ञा। देखिए योग ऋण संज्ञा क्या होती है? जिसका सार्थक खंड ना हो। योग ऋण संज्ञा होती है जिसका सार्थक खंड
ना हो। ठीक है, जैसे घर हो गया, जब हो गया, तो इनको आप सार्थक खंड इनको तोड़ोगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यौगिक 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 संज्ञा क्या होती है? यौगिक संज्ञा एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा। जैसे पाठशाला, पाठशाला, इसको हटाते हैं, पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यौगिक यौगिक संज्ञा हो गए। तो पाठ प्लस शाला। ठीक है, तो ये दो सार्थक खंडों से मिलकर जो बने हुए हैं उन्हीं को हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। और योग ऋण संज्ञा क्या होती है? जिनके सार्थक खंड हो तथा वे किसी विशेष अर्थ बताएं, किसी विशेष का अर्थ बतलाएं। जैसे आप जानते हैं लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, लंबा प्लस उदर, अर्थात उदर माने पेट, लंबा है जिसका, उदर अर्थात गणेश जी का। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहते उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? इस कहने की निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा, तो पुरुषवाचक हो जाएगा ना। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुषवाचक। देखिए पुरुषवाचक के 3 भेदों में बांटा गया है ना। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है, अगला है कहने की निम्नलिखित सर्वनाम आपको बताइए। कहने की यह सभा, मनुष्य, हिमालय, बताइए। तो ये मनुष्य एक जाति को बता रही थी, एक संज्ञा हो गया। सभा एक समूह को बता रही, संज्ञा हो गया। हिमालय संज्ञा हो गया। तो भैया कौन बचा? एक, तो ये नंबर हो जाएगा, यह जो है सर्वनाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? चलिए विशेषण बताइए। करें नहीं वाला आपको बताइए कि आंतरिक, अंतर, अग्नेय या अधिकारी, तो कौन सा हो जाएगा? तो विशेषण कौन नहीं है, नहीं वाला बताना है, तो आपका बी नंबर से हो जाएगा, अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कहने निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? चलिए कहने कि मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही नंबर सही हो जाएगा, जो है या जो है मिश्र वाक्य में से या जो है कौन कह रहे हैं विशेषण उपवाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। अगला देखिए कहने की जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। कहने की मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी, तो आपको विशेषण मिठास अधिक है तो मिठास का आपको विशेषण बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मीठापन। ठीक है, मीठापन। आइए अगला देखते हैं। कहने सकर्मक क्रिया क्या होगी? इसमें आपको बताना है कौन सी इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कहने दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से हो जाएगा, पढ़ना जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। कौन? कर्ता भी रहता है, क्रिया भी रहती है और कर्म भी, तीनों में क्या रहता है? उपस्थित होता है। उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म जो है नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए यानी कि किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ जिस वाक्य में 2 कर्म प्रयोग किए गए हों। देखिए मोर नाच रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। महेश रुग्ण हो गया है, राम ने रावण को मारा, माता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कुत्ते, रोटी, ये 2 आपके कर्म हो गए, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कहने कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। कहने कि परिणामवाची है, निपात है, समुच्चय बोधक है या प्रश्नवाचक है? बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही जाएगा। दिन भर आपका कैसा शब्द है? ये रेखांकित शब्द है, तो आपका निपात हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, वह आया परंतु देर से। कहने की वह आया परंतु देर से, इस वाक्य में विरोधबोधक शब्द है, विरोधबोधक शब्द आपको बताना है। वह
परंतु, देर से। तो विरोध बोधक शब्द कहते हैं किंतु, परंतु, लेकिन। तो कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ परंतु जो है आपका क्या है? विरोध बोधक शब्द है। अगला है, अरे गजब हो गया, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक है। ऐसा कहने की शोक बोधक, देखिए शोक बोधक, कह रहे हैं कि संबोधन बोधक, हर्ष बोधक या घृणा बोधक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संबोधन बोधक। ठीक, तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहें कि कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कहें कि कौमुदी के, सौदामिनी के, या कुमुदनी के, या कुमुद कला के। तो कौन सा हो जाएगा? कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कुमुदनी के हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसके सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी आपका बिजली का है। किसका भाई? बिजली का। ठीक है, बिजली का हो जाएगा। ठीक, और देखिए बिजली के जैसे घनप्रिया भी बोलते हैं इसको, घन प्रिया भी कहते हैं, इंद्रवज्र, वज्र भी कहते हैं, चपल भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, ठीक, तड़ित भी कहते हैं। ठीक है, और विद्युत और चंचल भी इसको बोलते हैं। क्या भाई? चंचल भी। ठीक है, तो ये आपके बिजली के कुछ पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए कौमुदी किसका पर्यायवाची है? ये चांदनी का है। किसका है? ये चांदनी का। ठीक है, चांदनी का। तो चांदनी का पर्यायवाची कौन है? आपका कौमुदी। ठीक, चांदनी, चंद्रिका भी इसको बोलते हैं, चंद्रिका। देखिए ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना कभी कभी शुद्ध करने का भी पूछता है। ठीक है, तो ये ज्योत्सना किसका है? चांदनी का पर्यायवाची है। ठीक है, और चंद्रप्रभा, ठीक है, जुनहाई, ये जो है आपका कौमुदी के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? करें सरस्वती होगा, लक्ष्मी होगा, गंगा होगा, या यमुना होगा। तो किसका हो जाएगा? तो कालिंदी ये जो है यमुना का पर्यायवाची है। देखिए इसे जमुना भी कहते हैं, जमुना भी, सूर्य सुता भी कहते हैं, सूर्य सुता भी कहते हैं, और कृष्णा भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कालिंदी के पर्यायवाची हो जाएंगे, यमुना, जमुना, सूर्य सुता, कृष्णा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि उपमान का विलोम बताइए। चलिए उपमान का विलोम बताइए। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपमेय जो हो जाएगा। उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि कृष का विलोम हुआ है, मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। तो कौन सा हो जाएगा इसका विलोम? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, पुष्ट जो है, कृष का विलोम जो है पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कहने मेघ, मेध शब्द का युग्म सही अर्थ होगा। चलिए भी बताइए कौन सा हो जाएगा? कहने कि देखिए मेघ, मेध, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए मेघ माने बादल हो जाएगा, और मेध माने यज्ञ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, बादल, यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि शुल्क, नहीं सॉरी, शुक्ल, शुल्क, बताइए भाई शुक्ल और शुल्क शब्द के युग्म का सही अर्थ बताइए। कहने विद्वान, फीस, राहत, दान, सफेद, फीस, या पक्षधर। देखिए शुक्ल माने सफेद और शुल्क माने फीस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते हैं। अभी बताया था भाई, बताइए। कृत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तद्भव प्रत्यय, या तत्सम प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय ये किसमें लगते हैं? आपके संज्ञा विशेषण में लगते हैं, तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया के, धातु माने क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कहते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। यानी कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए भाई कौन सा शब्द शुद्ध वाला शब्द है? कहने कि गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से जाएगा, बड़ा सा जो है शुद्ध शब्द है। ठीक, तो देखिए ये हाइपन है, गंगा जल, गंगा जल इस तरह से लिखेंगे, बेबुनियाद, बेबुनियाद, ठीक है, ये हो जाएगा, और चौपाया, चौपाया। ठीक, तो इस प्रकार आपके सही हो जाएंगे, तो बी सी नंबर आपका सही है। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी शुद्ध शब्द आपको बताना है। क्या भी शुद्ध शब्द आपको बतलाना है। देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध शब्द? 50 का बताइए।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा। अस्पृश्यता जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।